नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक। इस पे पहले कुछ ही दिन पहले की बात करूं तो इसमें ब्रेकआउट हुआ था और ये लगातार सिलसिला चलता नजर आता है। कंपनी को देखें तो कंपनी में लगा कंपनी की सबसे पहले में देख डील करती है। कहती है मैन्युफैक्चरर एंड द सेल फिनिश्ड एक्टिव, जो कि फार्मास्यूटिकल्स इंटीग्रेट रेंट्स होती है, उस पे कामकाज करती है। कंपनी का नाम गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात बेस्ड कंपनी है। आज की स्टॉक लर्निंग हम गुजरात बेस्ड स्टॉक को लेकर के जानेंगे, जिसका इंटीग्रेशन की बात करेंगे। अ, नाम बेस का इसी से लिंक करता है। गुजरात थेमिस स्पाइसेस लिमिटेड। चलिए जानते हैं आज के स्टॉक लर्निंग में इस स्टॉक को लेकर के क्या कहती है। जहां पे ये देखा गया स्टॉक बात कर रहा था, पिछले 1 महीने की बात करें या 3 महीने या 6 महीने की बात करूँ तो लगातार क्या था, स्टॉक में सिलसिला जो बढ़ता नज़र आया था। लगातार तो अपनी हायर टू हायर को क्या करती थी, हमेशा हमेशा हायर टू हायर को तोड़ती नज़र, और लोअर टू लोअर को कभी टच नहीं। ये इसके लिए एक अच्छी और सिलसिला को बढ़ाते हुए जानते हैं। तो बुक वैल्यू के बारे में सबसे पहले देखते हैं तो वो कहती है ₹18 का। इंट्रिंसिक वैल्यू कहता है करीब 174। हाँ, ये समझ में आती है। इनका जो एसेट्स की वैल्यूएशंस हैं, क्या है, अच्छी तगड़ी बनी। इसके बेसिस पे बुक वैल्यू। अब आते हैं किसी स्टॉक को समझने के लिए, कहते हैं कि स्टॉक का में भीड़ कम होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि पी। जहाँ पी दर्शाता है कि भीड़ किसके बेसिस पे, अर्निंग के बेसिस पे। यदि हाँ, पॉकेट की अर्निंग ₹5 के आसपास की है, उसके ऊपर कितने की भीड़ खड़ी हुई है, 74 गुने की भीड़। क्योंकि इसका फेस वैल्यू देखने को मिलता है, तो इससे ये समझ में आता है कि जो कि नॉमिनल मनी है, नॉमिनल मनी से 5 गुने की अर्निंग करता है। जब 5 गुने की अर्निंग करता है तो 74 गुने की क्या हुई, भीड़ हुई। लेकिन एक चीज को और देखना जरूरी है, क्या इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां वो क्या कहती है और यहाँ पे इसके बेसिस पे यदि इंडस्ट्रियल के पी के देखो आकलन करके तो वो कहते हैं 36 का डबल है। सीधा सीधा कह सकते हैं कि डबल है। जब डबल है, क्या यहाँ मार्केट क्या ओवर वेटेज तो नहीं है? या डिमांड जो बढ़ी है लगातार, उसके पीछे वॉल्यूम का कुछ खेल तो नहीं? सारे एस्पेक्ट को जानना जरूरी है। हर एक स्टॉक को, हर एक कंपनी, सारे फिगर्स को जानना जरूरी है। इसलिए हम जितने भी होती है उसको क्लियरिटी के साथ लेते हैं। यहाँ पे कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखा जाता है, जहाँ नंबर ऑफ शेयर कहते हैं 10 करोड़ 11, इसमें से 70% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। और 70% की होल्डिंग में जो डिमेरिट की बात है वो 3%। प्राइस टू बुक वैल्यू देखे तो करीब 20 गुने से ज़्यादा जंप कर चुकी है बुक वैल्यू से। अब आती है एक दूसरी भीड़ जो डिमांड हुई है। इस डिमांड के पीछे की बात करें तो दो चीज को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। वो है करंट रेशियो और है डेट टू, जो क्या करता है, तो ईपीएस में कुछ ना कुछ अपनी रिलेशंस बनाकर, या कुछ बड़ी रिलेशंस है उसमें। रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे यदि बोरोइंग्स के पार्ट काफी बढ़ गया, इंटरेस्ट की बर्डन बढ़ेगी, क्या होगा, प्रॉफिट पे दबाव बढ़ेगी। दबाव बढ़ेगी तो क्या होगा, उनका प्रॉफिट कम होगा। और दूसरा तरफ ये है जो उसको बुक कर दिया जाता है। एक तो सेल्स था, सेल्स के बेसिस पे जो बुक किया गया, उसमें उधार सेल्स की बात करें जो कि क्या होता है, हो सकता, इसमें रिस्क फैक्टर क्या कहता है, इस रिस्क फैक्टर को जानना जरूरी है। चलिए, इस रिस्क फैक्टर में कितने दिन की रिस्क फैक्टर, कितने अमाउंट का रिस्क फैक्टर है, वो प्रॉफिट के बेसिस पे क्या रिस्क फैक्टर बनता है, और सेल्स के बेसिस इसका भी आकलन करते हुए चलते हैं कंपनी को अगले पड़ाव की तरफ। और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम आप कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं। और ये कंपनी बीएसई पे लिस्टेड है, ऑनली ऑन, जिसका नाम है गुजरात थेमिस बायोसिस लिमिटेड, जो लगातार कभी चलती है,
लगातार इसका चार्ट को देख लगातार क्या हो लगातार हमने कहा चलने वाली लग आते हैं जानते हैं जहाँ पे पीयर्स की तरफ देखें तो पीयर्स में कंपनी के बारे में नियर के आते ही है कि इनके पास डेविस लैब्स और न्यूलैंड्स लैब्स जैसे बड़ी कंपनी जुबिलेंट फार्मा जैसी कंपनी इसके पीयर्स में शामिल है। इन सब की आकलन के हिसाब से स्किनर के बेसिस की बात करो तो ये कहता है जो 30 के आसपास इसकी जो भीड़ है वो क्या है डबल के आसपास की भीड़ बनी हुई है। अब भीड़ के पीछे के कुछ कारण क्या है, क्या इनका लगातार सेल्स बढ़ती नजर आती है। प्रॉफिट की पार्ट को लेकर देख तो सेल्स के बारे में देखें तो कहती है अभी मैनेजमेंट की अपडेट तो जून टू जून में क्या हुआ शानदायी था। सेल्स में गिरावट आ गई। जब सेल्स में गिरावट थी तो पिछले अब ये स्टैंडअलोन डेटा था या कंसोलिडेटेड इसके कोई स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड डेटा है खुद की डेटा है इसका कुछ सब्सिडी या किसी की सब्सिडरी हो सकती है। इसके बाद दूसरी चीज देखें तो दूसरी चीज के बारे में देखें इसका ऑपरेटिंग क्या होती है इसमें जंप कर और पिछले पीरियड से गिरावट नेट प्रॉफिट की आकलन की तरफ देखें तो वो कहती है नेट प्रॉफिट करीब 13 करोड़ के आसपास क्यू और क्यू से देखें वाई और वाई से देखें तो गिरावट दिखता है क्यू और क्यू से देखें तो भी गिरावट। तो फिर मार्केट में बात निकल के ये आती है इसका रिजल्ट तो रिसेंटली आया होगा तो मार्केट की बात ये निकल के फिर यहाँ चल इतनी बड़ी रैली चल कर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को गिरावट था वाई वाई में गिरावट था तो फिर इसके मार्केट पोटेंशियल्स क्या है और कहना चाहते जहाँ पे वॉल्यूम का भी कुछ बड़ा क्या होता है वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंसी होती है वो लोग बेच कितने बिग बुल्स आ गए। ईयरली डेटा के बेसिस देखा जाए तो ईयरली बेसिस में कंपनी वो लेवल के बारे में कहती है ऑब्वियसली कहती है क्योंकि यहाँ पे कंपनी की ईयरली बेसिस पे ग्रोथ देखें तो काफी बेटर है और ईयरली ग्रोथ के बेसिस पे ही मार्केट इसको पसंद कर कैसा इसके देखने में ऐसे ही यदि नेट प्रॉफिट का आकलन करें तो नेट प्रॉफिट करीब करीब 60 करोड़ के आसपास है और इससे पहले कंपनी के पास इस भी क्या कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट नहीं बुक नहीं किया था ये कह सकते हैं अभी रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने प्रॉफिट करीब 60 लास्ट 12 महीने का थोड़ा 55 उससे पैसा गिरावट। अब मैंने हमेशा कहा एक बात को लेकर के जो कि जो ये पार्ट्स है ये क्या है प्रॉफिट जो है वो बुक्ड किया जाता है जब बुक्ड किया गया बुक के पीछे बैलेंस शीट जो हड्डियां हैं रीड वो जानना जरूरी है। यहाँ पे बेसिकली तो यहाँ बोरेंस को लेकर कहते हैं कि बोरेंस क्या हुआ 300 और जब जंप करता है तो इनका ये सवाल उठता है कि इनका यूटिलाइजेशन क्या करता है कहाँ पे इसको इन्वेस्ट कर रही है कहाँ इस पैसे को खर्च कर रही है। तो पैसे खर्च की बात करें तो यहाँ पे इनके फिक्स एसेट्स में बदल नहीं जो वर्किंग प्रोग्रेस था उसमें काफी ज्यादा चेंज हुआ जब चेंज हुआ तो 21 करोड़ से 91 करोड़ पे चला और जो डेटर्स की पार्ट की बात करें तो डेटर्स के बारे में 27 करोड़ के आसपास रिस्क रिस्क कितना का है 27 करोड़। तो रिस्क के साथ दो तीन चीज को देखना जरूरी है क्या इनके पास क्लाइंट क्या पास पेमेंट डेट पे देते हैं नहीं ऐसी बात करें तो निकल के ये आती है तो इनके पास जो डेटर्स हैं कहती है कि 57 दिन में पिछले पीरियड से क्या हुआ इनकी टाइम इंक्रीज हो गई तब तो मोमेंट जो होना चाहिए था वहां पे गिरावट आ हाई रिस्क पे हाई रिस्क के पीछे देखें तो परसेंटेज ऑफ क्या कहता है सेल्स की टोटल 27 करोड़ के आसपास की टोटल थी जहां पे इसके बेसिस पे देखें तो 170 करोड़ में 27 करोड़ का क्या था मार्केट की डेटर पर प्रॉफिट जितना बुक करती है कंपनी करीब 60 करोड़ के आसपास तो 27 करोड़ का इनका मार्केट है अब इस यहाँ पे कुछ गिरावट भी होती है यहाँ पे कुछ
क्योंकि इनके पास ऑलमोस्ट क्या है, पैसे तो चल गए और इस प्रॉफिट के पार्ट का सीधे सीधे माइनस करके इनका रिस्क में चलता नजर। आइए अगले पड़ाव की तरफ, जहां पे हिस्टोरिकल डेटाबेस पे देखें कंपनी के कुछ जो पोजीशंस की बात करें, चाहे वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के उसके बारे में। सेल्स ग्रो में लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्रॉफिट ग्रो में क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज। एक साल थोड़ा सा गिरावट था। स्टॉक जो प्राइस है सीजीआर में, उसमें लगातार जंप कर रही है उस पीरियड से, चाहे वो 3 साल के डेटा हो, 5 साल के डेटा हो। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो ये लगातार के पीछे पीछे भागती नजर आती है। मतलब इनके चारों के चारों यदि हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम को देखें, चाहे ट्रेडिंग सिस्टम को देखें या फिर इनके फंडामेंटल, इनके इनको बैक सपोर्ट देती नजर आती है। इसीलिए जो चार्ट हमने यहाँ पे देखा कि इनके पास जो चार्ट में लगा बढ़ने का, इसका पीछे ये कारण हो सकता है जो सिलसिला बढ़ता ना। अब आते हैं एक चीज और पहलू को देखेंगे, वो पहलू का नाम है इन्वेस्टर को। ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इन्वेस्टर क्या कहते हैं इसी स्टॉक को लेकर। यहाँ पे प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग थी वो 70% के आसपास, और पिछले एक साल में प्रमोटर ने 5% की क्या किया, सेटअप किया। अब ये पोजीशन या तो इन्होंने बेच दिया, नहीं तो इनके पोजीशन क्या हुआ, कहीं और पे शिफ्ट। तो आती है सवाल, पिछले एक साल में तो 70%, उसमें क्या फेर बदल है। इसके प्रमोटर्स में देखा गया कि फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस ग्रुप्स इंडिया लिमिटेड है मेन इसकी होल्ड। इनकी होल्डिंग कंपनी जो एक है, इसके क्या उनके पास और भी कंपनियां हैं, केवल एक ही कंपनी के पास, केवल एक ही कंपनी है जो कि गुजरात में ही कामकाज करती है। और दूसरी की बात करें तो उनके जो थेमिस मेडिकेयर हैं वो हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों की पार्टनरशिप हो। इसका नाम इसमें देखने को मिलता है गुजरात थेमिस करके। एफआई की तादाद भी है, डीआई की तादाद भी अपनी पोजीशन को इंक्लूड इंक्लूड किया है, इंक्रीज किया है। किसने, क्वांटम म्यूचुअल फंड ने अपने फंड को यहाँ पे लगाया है इस लास्ट क्वार्टर में। जब लास्ट क्वार्टर में लगाया तो क्या इनके पास बल्क ट्रेड हुआ था क्या, ऐसा देखने को नजर नहीं आई। तो बल्क ट्रेड नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी ओपन मार्केट से ही फंड को ले लिया, कुछ कुछ करके लेता गया, लेकिन वो 1% लेट हो गया, जिसकी वजह से जून में वाले में देखने को ये मिला जो यहाँ पे आज की, तो यहाँ पे जो लगातार बिल्ड हुआ और यहाँ पे वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ, इसका टाइम जो था, इसी टाइम में उन्होंने क्वांटम को क्या किया होगा, 30 जून के आसपास टूट किया, तो उसके पास क्या हुआ, फंड ज्यादा क्वांटम। इसके बाद चार्ट में क्या हुआ, लगातार थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं थी, थोड़ा सा गिरावट थी, बिकवाली का प्रेशर था। फिर बिकवाली का प्रेशर के बाद जब मार्केट पता चला जो अच्छा था ये सब, फिर जो एवरेज मूविंग आप कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम मूविंग था उसको नियर अबाउट सेम रहा, उसमें कोई फेर बदल नहीं। इसमें लगातार सिलसिला चीज, मतलब डिमांड क्या हुआ, लगातार कोई बेचने वाले नहीं आए, खरीदने वाले आए नहीं। जिनके पास जो था वो उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ फ्यूचर। इन्वेस्टर में देखा गया कि पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी उसमें से कभी एक नाम निकल के आता है जिसका नाम है दीपक शाह। 1% होल्डिंग, 10% की होल्डिंग क्या है, आम पब्लिक में है। अब सवाल उठता है क्या इनके पास जो शेयर होल्डर हैं, क्या उनकी तादाद बढ़ती है। तो यहाँ पे देखा गया कि ऑब्वियसली क्या हो रही है, लगातार नए जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, वो यहाँ पे इंक्लूड होते जा रहे हैं। नए इन्वेस्टर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बढ़ते नजर आते हैं। जब यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी लगातार इन्वेस्टर को लेकर, तभी तो पी बढ़ता है ना। जब पी बढ़ा तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट की प्राइस इनकी जंप करती नजर आई। भले कई बार उसमें स्टॉक में गिरावट हो या ये मार्केट में कुछ और चीजों के लेके देखें, कहते हैं जो एंट्री क्या होगा, एग्जिट क्या होगा। मेरे हिसाब से जो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग, मार्केट में हमेशा एंट्री होता है, मोटिव ये होता है कि इसका टारगेट क्या है। तो टारगेट क्या है और टारगेट के बेसिस पे आपने यदि
एवरेज क्या, आपने एवरेज प्राइस क्या, या थोड़ा सा बियर मार्केट में लिया, के लिए क्या हो सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है, ऐसा देखने को मिल। इसके बाद देखिए कंपनी को लेकर के एक चीज और देखा जाए, जहाँ पे सेंटिमेंटल की बात करती है, सेंटिमेंटल वाले में देखा है तो कहती है अलॉटमेंट ऑफ द, यहाँ पे अभी 14 तारीख की बात किया जहाँ पे अलॉटमेंट की बात हुआ था, कहती है द जो अलॉटमेंट था वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन द 1 रुपए के फेस वैल्यू पर लगता है कि उसके हिसाब से जो स्टॉक स्कीम है उसमें अलॉटमेंट किया गया है 14 अगस्त को, फिर डेटा हम देख ही लेते हैं। इसमें देखने को ये मिली जो कंपनी एज द अलॉटेड, जो कि 3 करोड़ 63 लाख 21 हजार जो फुल्ली प्रोपोर्शनेट ऑफ द वन बोनस इक्विटी शेयर, उन्होंने बोनस शेयर इशू किया। इसका लेटेस्ट अपडेट ये भी निकल सकता है कंपनी, यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन बीएससी के ऊपर मुझे कुछ अच्छा लगता है इसलिए मैं बीएससी को प्रेफर करता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे एनएससी का अच्छा लगता है तो एनएससी को, यहाँ पे बोनस शेयर मिलता नजर आया, 2 के बदले 1 बोनस शेयर अभी 9/8 को मिला। मतलब सोचिए बोनस के बाद भी मार्केट ने इसको उसी पायदान पे रखा है। हाँ, तो आज की स्टॉक लर्निंग ने समझा गुजरात केमिस्ट लिमिटेड को लेकर, जिसमें देखने को मिला पिछले 1 साल पिछले 5 साल में करीब 7,000% इनक्रेडिबल जंप थी। सोचने वाली बात ये, जिनकी प्राइस आज से 5 साल पहले कितनी हुई होगी, नियरली कह सकते हैं कि 5 रुपए के आसपास होगा, आज के टाइम में यही प्राइस जंप करके अगर साबित हुआ है, जो कि ट्रस्टेड थे, एज ए बहुत पुराने की बात कर रहा हूँ, डेटा को देखने के बाद ये पता चलता है। जो इनकी रिवेन्यू मॉडल में गिरावट था, लगातार गिरावट का, इससे इनको मार्केट को फर्क नहीं पड़ा है, जो कि देखने को मिल रही है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन और एडवाइजरी हमारे तरफ से हो, लर्निंग टॉपिक होता है कंप्लीट लर्निंग ऑन द डिटेल विदाउट एनी रिकमेंडेशन और एडवाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।